विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व में अस्थमा बीमारी को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान हर वर्ष चलाया जाता है। आज अस्थमा दिवस है। इस विश्व अस्थमा दिवस पर आज हमारे साथ खास मेहमान कोटा मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद जांगीड़ जी हैं। डॉक्टर विनोद जांगीड़ जी श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे अस्थमा जैसी बीमारी को कैसे रोका जा सकता है और एक सामान्य व्यक्ति किस तरह उसका उपचार ले सकता है, इसके बारे में इनसे हम बखूबी जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विश्व अस्थमा दिवस है। अस्थमा दिवस पर जागरूकता के हिसाब से किस तरह आप आयोजन किया करते हैं सर? जी देखिए, अस्थमा की जागरूकता अपने भारत देश में और ख़ास करके अपने इस एरिया में बहुत कम है। सामान्य बीमारी की तरह इसको हम लोग लेते हैं। चूँकि अस्थमा के बारे में एजुकेशन की बहुत कमी है, इसलिए हम मई के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस दौरान हम कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के मीडिया के जो माध्यम हैं उनसे जन जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं और चूँकि हम मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो मेडिकल कॉलेज में भी हमारे इसके दौरान निःशुल्क जांच, निःशुल्क उपचार और इसके लिए जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो सब निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और इसके बारे में जागरूकता भी हम फैलाते हैं सर। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि अस्थमा जो ये बीमारी है, ये देश भर में काफ़ी संख्या रोगियों की संख्या बढ़ रही है जी। तो इसका मुख्य कारण क्या माना जा सकता है? जी देखिए, समय के साथ जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता है तो इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ती है, प्रदूषण का जो वातावरण में स्तर है वो भी बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन भी होता है और कुछ केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में हैं, उनकी वजह से भी अस्थमा का जो स्तर है जनसंख्या में बढ़ता जा रहा है। और इस दौरान जैसे प्रदूषण का स्तर है, समय के अनुसार साल के कई दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ समय पर जैसे मौसम बदलता है तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दीपावली के समय या आती हुई जाती हुई सर्दी में बढ़ जाता है, तो उस दौरान अस्थमा के मरीज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर विनोद जांगीड़ जी, अस्थमा रोग जो है उसकी पहचान एक सामान्य व्यक्ति किस तरह कर पाएगा कि मैं अस्थमा से पीड़ित हूँ? जी देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सामान्य व्यक्ति हर सांस की बीमारी को अस्थमा रोग समझ लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। अस्थमा ज़्यादातर लोगों में एलर्जी की वजह से होता है मुख्यतः। ऐसे व्यक्ति जिनको मौसम बदलने के साथ लक्षण आते हैं, जैसे आती हुई सर्दी, जाती हुई सर्दी, किसी भी प्रकार का मौसम परिवर्तन हो या किसी पर्टिकुलर चीज़ के संपर्क में आने से लक्षण आने लगते हैं, जैसे धूल है, धुआं है, तेज़ खुशबू है, अन्य एक्सरसाइज करना है, ऐसे चीज़ों से जैसे लक्षण बढ़ते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को इसका टेस्ट कराना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शक करना चाहिए कि हाँ, मुझे अस्थमा हो सकता है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार जैसे जुकाम हो रहा है और बीच बीच में खांसी आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को भी एलर्जी हो सकती है और वो अस्थमा में तब्दील हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता और या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना नानी, दादा दादी किसी को अस्थमा रहा है या किसी भी प्रकार की एलर्जी रही है, चाहे स्किन की एलर्जी रही हो, चाहे आंखों की एलर्जी रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की एलर्जी रही हो, तो ऐसे लोगों में आगे जाके अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो अगर उन व्यक्तियों को लक्षण आ रहे हैं तो अपने अस्थमा का टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर विनोद जी, जैसे हृदय रोग है उसकी भी दवा मतलब एक पेशेंट को रेगुलर लेनी पड़ती है, तो आप के पास अस्थमा के जो रोगी आते हैं
तो उनको किस तरह आप दवा के लिए सजेस्ट करते हैं? क्या इसकी दवा रेगुलर चलती है या मतलब समय पे बंद होती है? क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? जी देखिए, अस्थमा में लेवल ऑफ कंट्रोल चलता है। मतलब जैसे हम शुगर को नियंत्रित रखते हैं, डायबिटीज़ वाला पेशेंट जैसे शुगर को नियंत्रित रखता है, या बीपी का मरीज़ बीपी को नियंत्रित रखता है, तो चाहे दवा से हो, चाहे एक्सरसाइज से हो, चाहे परहेज से हो, तो अलग अलग लेवल का कंट्रोल होता है। तो अस्थमा में भी उसी तरह से कंट्रोल चलता है। कई बार व्यक्ति को लक्षण आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, बिना किसी दवा के या बिना किसी उपचार के वो लक्षण चले जाते हैं। और कुछ व्यक्तियों का दवा लेने के बाद भी समस्या बनी रहती है। तो हमारा लक्ष्य रहता है कि व्यक्ति के जो लक्षण हैं वो कंट्रोल में रहें और उनके जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो फेफड़ों की क्षमता है, वो जीवन पर्यंत नॉर्मल बनी रहे। ये 2 लक्ष्य होते हैं इसमें। तो लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए इसमें इनहेलर का उपचार दिया जाता है। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जिन लोगों को एपिसोड्स आते हैं, जैसे कभी साल भर में एक बार या 2 साल में एक बार लक्षण आ रहे हैं, तो उनको लक्षण के दौरान अपने चिकित्सक को दिखाकर और उचित उपचार लेना चाहिए। पर यदि व्यक्ति को लक्षण लगातार बने रहते हैं, यानी कि उसका अस्थमा बिना दवा के कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उसको लगातार दवाई लेनी चाहिए और डॉक्टर के अनुसार ही उसको दवा की डोज को कम, ज़्यादा या बंद करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा को बंद नहीं करें, कम ज़्यादा नहीं करें। इससे ये नुकसान होता है कि धीरे धीरे अपनी सांस की नलियों की कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी कम होने लगती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो फेफड़े और कमज़ोर होते जाते हैं। तो इसका यंग एज में पता नहीं चलता, थोड़ा ओल्ड एज होने पर पता चलता है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि इनहेलर इसमें प्राथमिकता से हम यूज़ करते हैं। तो इनहेलर को लगातार इस्तेमाल करते रहें और इसको बंद नहीं करें। डॉक्टर विनोद जी, जो आप इनहेलर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या दवा होती है जो मतलब रोगी को, इस तरह अस्थमा के रोगी को तुरंत आराम मिलता है? क्या मानते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अस्थमा का जो पैथोलॉजी है वो ये है कि एलर्जी के जो कारण हैं, जैसे धूल, धुआं, खुशबू, मौसम बदलना, परागकण, फर वाले जानवर, जमी हुई धूल, तो इन चीज़ों से जैसे व्यक्ति संपर्क में आता है तो उनकी सांस की नलियाँ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके वो सिकुड़ जाती है, उनके अंदर सूजन आ जाती है, उससे व्यक्ति को लक्षण आने लगते हैं। इनहेलर के द्वारा हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट दवा को सांस की नलियों में पहुंचाते हैं। उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि उसमें दवा की डोज बहुत कम जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो इनहेलर की दवा है वो ब्लड में मिक्स बहुत कम होती है। तो यानी कि पूरी बॉडी को बाईपास करते हुए सीधी सांस की नली में जाके दवा असर कर रही है, तुरंत असर करती है और कम डोज की ज़रूरत पड़ती है, और वो डायरेक्ट सांस की नलियों की सूजन जो आ चुकी है एलर्जी की वजह से, उसको कम करती है। लक्षण हो सकता है कि व्यक्ति को जैसे इनहेलर की 1 डोज या 2 डोज लेने पर ही लक्षण में राहत मिल जाए, पर हम फिर भी ये कहते हैं कि आप दवा को बंद नहीं करें बिना डॉक्टर की सलाह के, ताकि वो जो सूजन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर पूरी तरह से सूजन खत्म होने के बाद व्यक्ति दवा को बंद करेगा तो उसके लक्षण बार बार नहीं आएंगे और ट्रिगर नहीं होगा अस्थमा। डॉक्टर साहब, ऐसा कहते हैं कि तेज एक्सरसाइज से भी अस्थमा मतलब बढ़ता है जी। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? जी, कुछ लोगों का अस्थमा एक्सरसाइज इंड्यूस होता है, यानी कि व्यायाम, जो तेज़ व्यायाम करते हैं उनको अस्थमा का दौरा पड़ सकता है, पर ये हर व्यक्ति में नहीं होता। हर व्यक्ति के अलग अलग एलर्जन का जो स्पेक्ट्रम में डिफरेंट होता है। किसी को परागकण से एलर्जी होती है तो उसको परागकण से होगी, किसी को धूल से हो रही है तो धूल से होगी, किसी को धुएं से हो रही है, किसी को खुशबू से हो रही है। ऐसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अस्थमा एक्सरसाइज से ट्रिगर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं और कोशिश ये करें कि अपनी जो इनहेलर की डोज है वो लेकर वो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको नुकसान नहीं होगा, और विग्रेस एक्सरसाइज के लिए हम लोग फिर उसमें मना करते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाए अपना हाड़ौती क्षेत्र एक रासायनिक क्रिया यानी औद्योगिकीकरण है, इसका भी ज़्यादा प्रभाव देखने को अस्थमा में मिलता होगा, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज से के प्रोफेसर हैं, तो इस तरह के रोगी आप देखते होंगे। किस तरह के सर रोगी ऐसे आते हैं? जी बिल्कुल, सभी तरह के हमारे पास रोगी हमसे संपर्क में रहते हैं, और जैसा आपने बताया रासायनिक जो संपर्क में रहते हैं रोगी, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको 7 दिन वो काम 6 दिन काम करते हैं तो 6 दिन उनको लक्षण बने रहते हैं, और 7वें दिन जैसे संडे की छुट्टी या किसी दिन छुट्टी रहती है तो उनकी तबीयत ठीक रहती है।
तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ का जो पर्टिकुलर जो वातावरण है फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का, वहाँ के कुछ केमिकल से उनको एलर्जी है। तो ऐसे व्यक्ति को हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा से डायग्नोज करते हैं, ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। तो हार्ट के रीजन में चूँकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में जाने वाले कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको फैक्ट्री में दौरान ही लक्षण आते हैं, तो उनको भी हम इनहेलर के उपचार के द्वारा ठीक करते हैं और उनकी जो मॉनिटरिंग के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं ताकि वो अपने लक्षणों पे काबू रख सके। डॉक्टर साहब, पहले अस्थमा के जो रोगी होते थे उपचार भी ऐसा नहीं था, लेकिन अपना हाड़ौती मेडिकल कॉलेज में इस तरह की क्या जागरूकता के अभियान आप चलाते हैं इस अस्थमा के लिए? जी, अस्थमा के बारे में हम पर्सनल लेवल पे तो हमारे जो क्लिनिक है, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें हम पर्सनल अवेयरनेस, उनको काउंसलिंग करते हैं। उनके लिए हमने काउंसलर्स भी अपॉइंट कर रखे हैं ताकि वो अच्छे से उनको समझा सके इस बीमारी की जो नेचुरल जो प्रोग्रेस है, नेचुरल जो तरीका है, किस तरह से ये बीमारी होती है, किस तरह से अपने को इसको कंट्रोल रखना है, इसके बारे में पर्सनल अवेयरनेस भी हम करते हैं। उसके अलावा समय समय पर हम न्यूज़पेपर्स में या टीवी पर या आकाशवाणी में अन्य माध्यमों से भी हम जन जागरूकता को फैलाते हैं। समय समय पर हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट्स हैं या अन्य जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम इस बारे में क्लासेस लेते हैं, तो वो भी सोसाइटी में जाके अपनी बात रखते हैं कि हाँ, अस्थमा ऐसे कंट्रोल की जा सकती है या अस्थमा का जो नेचुरल प्रोग्रेस जो डिजीज़ है वो किस तरह से है, इस बारे में हम जन जागरूकता बढ़ाते हैं। डॉक्टर विनोद जी, हाड़ौती का जो क्षेत्र है जी, इसमें जो यानी पहले जैसे सांस से संबंधित बीमारी एक सामान्य दवा के रूप में मिले, लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज बना है और इसमें जब विशेषज्ञ बैठने लगे तो इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरह उनका उपचार किया जाता है? जी देखिए, पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे और दवाइयाँ भी कुछ सीमित थी, कुछ खाने वाली गोलियाँ अस्थमा में हम लोग इस्तेमाल करते थे। जब से मेडिकल कॉलेज इधर बना है और कई तरह की नई नई इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, इससे हम अर्ली स्टेज पे भी डायग्नोज कर लेते हैं। बच्चों में भी अस्थमा को हम डायग्नोज कर पाते हैं। हमारे पास स्पायरोमेट्री है, DLCO की फैसिलिटी है, सभी तरह के मतलब सुविधाएं हैं, तो इनसे हम जल्दी पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और चूँकि मेडिकल कॉलेज में सारी जांचें निःशुल्क है, सारी दवाएं निःशुल्क है, इसलिए अस्थमा का जो इनहेलर है, टैबलेट्स हैं, एलर्जी की जो टैबलेट्स हैं, कफ सिरप वगैरह हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर आके मरीज़ अपना उपचार करा सकता है। डॉक्टर साहब, हाड़ौती का क्षेत्र यहाँ किस किस तरह से अस्थमा के पेशेंट मतलब आगे आते हैं, क्या मानते हैं लक्षण इनके? जी, मरीज़ को एक तो मुख्यतः या तो आती हुई जाती हुई खांसी होगी, बार बार खांसी आती होगी, जाती होगी, बीच बीच में अपने आप बंद हो जाती होगी, या कुछ मेडिसिन वो ले लेता होगा तो उससे उसकी खांसी बंद हो जाती है। दूसरा, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है व्यक्ति को। सांस लेने में तकलीफ़ लेके हमारे पास मरीज़ आते हैं जो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आते हैं। कई बार मरीज़ छाती में घरघराहट या सीटी जैसी आवाज़ आती है, उसके लक्षणों के साथ आते हैं। छाती में टाइटनेस के साथ आते हैं और कई बार बलगम की शिकायत लेके आते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे जो आते हैं, वो आते हैं मुख्यतः जैसे मौसम बदलते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ आने लगती है, सांस के साथ सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, बार बार बीमार हो जाते हैं बच्चे। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि बच्चों में न्यूमोनिया की शिकायत हो गई है, तो आमतौर पर न्यूमोनिया नहीं है और बच्चों वाला अस्थमा, चाइल्डहुड अस्थमा जिसको बोलते हैं हम, वो होता है, तो उसको हम डायग्नोज करते हैं। डॉक्टर विनोद जी, इम्यूनिटी आज के बच्चों में कम देखने को मिलती है क्योंकि उनका जो बचपन घरों में बीतता है। जी, तो ये भी एक प्रमुख कारण मान सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये भी एक थ्योरी है जिसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ है, जिसको हम सैनिटेशन थ्योरी बोलते हैं। इसमें क्या है कि आजकल बच्चे चूँकि घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करते हैं, साफ़ सफाई में रहते हैं, तो शुरू से उनका एक तरह से जो ट्रिगर है उससे एक्सपोजर नहीं होता है, उनसे उनका संपर्क नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसमें उसके प्रति एलर्जी डेवलप हो जाती है। ऐसा कुछ रिसर्चर ने माना है, बट ऐसा कंफर्म नहीं है। बाकी हाँ, ये फैक्टर हमने देखा है कि जो अर्बन साइड के जो पेशेंट्स हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो मरीज़ बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा अस्थमा देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये थ्योरी ज़रूर काम करती है।
डॉक्टर विनोद जी, जो पिछला 2-3 साल कोरोना के निकले जी तो उस दौरान अस्थमा, क्योंकि ये श्वसन से संबंधित मामला था, जी 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 तो उसके बाद भी इस तरह के रोगी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। कुछ कोविड के रोगी ऐसे हैं जो काफ़ी सीरियस बीमार रहे, कई पेशेंट वेंटिलेटर पे रहे या काफ़ी लंबे टाइम तक आईसीयू में एडमिट रहे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहे। उन पेशेंट्स में जो फेफड़ों का कुछ पार्ट है उनमें फाइब्रोसिस हो गया या डैमेज रहा और वो अभी भी डैमेज चल रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या है कि सांस की नलियाँ रिएक्शन करने लग गई है कुछ लोगों में, तो वो भी अस्थमा जैसे लक्षण अभी प्रकट होने लग गए हैं उनमें। तो उनमें भी हम अस्थमा की लाइन पे ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एक नया है कि हाँ, पुराने जो डिजीज़ है, जैसे कई हम पहले देखते थे कि जो टीबी के पुराने पेशेंट हैं, टीबी के पुराने पेशेंट में भी सेम जैसे मौसम बदलते ही सांस की नलियाँ दिक्कत करना, सूजन पैदा हो जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, तो उसी तरह के लक्षण पोस्ट कोविड के पेशेंट में भी देखने को मिल रहे हैं। तो उनको भी उसी स्तर पे हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, कई बार रोगी समझ नहीं पाते या आम आदमी समझ नहीं पाते कि दमा और अस्थमा में क्या अंतर है। जी जी कैसे परिभाषित करें सर? जी देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कम उम्र में लक्षण आ रहे हैं, सबसे मुख्य अंतर यही है, कम उम्र में सांस के रोग के लक्षण आ रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा है या 25-30 साल का युवक है, तो अगर उसको सांस के लक्षण आ रहे हैं, खांसी बार बार चलना, सांस फूलना या सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना या पर्टिकुलर किसी एलर्जन के संपर्क में आने पर लक्षण आना, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उसको हम अस्थमा से ही लेबल करें, मतलब अस्थमा का ही उसमें डायग्नोसिस बनता है। अगर किसी व्यक्ति को ओल्ड एज में जाके लक्षण आ रहे हैं, जैसे 40 के बाद, 50 के बाद, या कोई स्मोकर है, सिगरेट धूम्रपान करता है, बीड़ी धूम्रपान करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम COPD या एक अलग बीमारी होती है COPD, वो डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा भी और भी कई फेफड़े की बीमारियां हैं जिनमें सांस की ही तकलीफ़ होती है व्यक्ति को, पर एक्चुअल में वो अस्थमा नहीं होता। तो अगर आपके लक्षण एलर्जन के संपर्क में आने से बढ़ रहे घट रहे हैं या उतार चढ़ाव हो रहा है, तो वो मोस्ट लाइकली अस्थमा होता है। डॉक्टर विनोद जी, एक सामान्य व्यक्ति किस तरह अपने श्वसन तंत्र को वो ठीक रख सकता है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी देखिए, सबसे पहला तो नियम ये है कि इसमें धूम्रपान या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फेफड़ों के डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकती है, उससे दूर रहना है। चाहे वो धूम्रपान का धुआं हो, चाहे पोल्यूशन का धुआं हो, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन हो। तो इसके लिए अगर हमें धूल भरी जगह पे या धुएं वाली जगह पे जाना पड़े तो मास्क पहनें और धूम्रपान बिल्कुल ना करें। और जिस पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे किसी को इंडस्ट्री के केमिकल से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें। अगर आपको घर में किसी चीज़ से एलर्जी, जैसे आपको साफ़ सफाई करने से जमी हुई धूल से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करें। किसी व्यक्ति को जैसे कई इस तरह का काम करते, जैसे पत्थर के काटने का काम करते हैं या कोई ऐसा धूल वाला काम करते हैं, तो उस समय उसको मास्क पहने और जो वहाँ के जो स्टैंडर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको मैनेज करें। डॉक्टर विनोद जी, जाते जाते जो मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं हैं आम जन के लिए इस रोग के लिए, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विश्व अस्थमा दिवस पर? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो दवाइयाँ हैं उसको नियमित रूप से लेते रहें। डॉक्टर ने आपको इनहेलर जो आपके डोज में, जिस पर्टिकुलर डोज में दिया है, उसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहें। अपनी मर्ज़ी से दवा कम ज़्यादा या बंद नहीं करें। धूम्रपान बिल्कुल ना करें। आपको दवाइयों से संबंधित या उपचार से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मेडिकल कॉलेज की सेवाओं का आप लाभ ले सकते हैं। OPD आवर्स और OPD आवर्स के बाद भी वहाँ 24/7 इमरजेंसी चलती है। अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में जाके और भर्ती हो सकता है। तो आप अपना उपचार छोड़ें ना और रेगुलर दवाइयाँ लेते रहें, अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो बीच बीच में इसमें लक्षण गायब हो जाते हैं तब उपचार बंद कर दिया जाता है, और जब लक्षण आते हैं तब उपचार दिया जाता है। अस्थमा दिवस पर हमारे साथ श्वास रोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद जांगीड़ जी थे। इन्होंने अस्थमा को कैसे रोका जा सकता है और इसका उपचार कैसे मेडिकल कॉलेज में दिया जाता है, तो आपको बखूबी बताया। डॉक्टर साहब, आप हमारे धन्यवाद।